हिंदी उपन्यास हम कर रहे थे। उपन्यास राग दरबारी, हम इसका सारांश पढ़ रहे थे। अब इसके अलग अलग सब हेड्स हैं। अब अगला इसका सब हेड है रामनगर वाले चुनाव में। रामनगर वाले चुनाव में क्या हुआ? राजभवनों में गोपनीयता की जो शपथ ली जाती है वह केवल औपचारिक है, मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, उसमें कतई निष्ठा नहीं होती। इस पर व्यंग करते हुए लेखक छोटे पहलवान द्वारा बद्री के सामने ली गई शपथ पर प्रकाश डालते हैं। छोटे ने निष्ठापूर्वक शपथ ली, पर वह शपथ गोपनीयता की उन सभी शब्दों जैसी थी जो राजभवनों में ली जाती है। छोटे पहलवान ने बाद में वही बात सभी के सामने खुलासा कर दी, मतलब उसने कुछ भी गोपनीय, कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा। बदनामी से बचने के लिए कोई बहाना बनाकर कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर पद से त्यागपत्र देने के लिए वैद्य जी को शहर के नेता समझाने लगे। तब वैद्य जी ने शर्त रखी कि प्रदेशीय उम्मीदवार बनाए जाएं तो उन्हें इत्मीनान दिलाया गया कि वह पहले वह त्यागपत्र दे दें। उस समय कुछ लोग वकालत छोड़कर फायदेमंद धंधे के रूप में राजनीति को अपना चुके थे, जो हत्या, बाहुबल और भय प्रदर्शन को माध्यम बना चुके थे। ऐसे हैं सर्वदमन सिंह, जिनके पास बंदूकें थी जो किराए पर चलती थी। पुलिस उन्हें शांति प्रिय आदमी समझती थी। चुनाव के समय किसी पार्टी के समर्थक अपनी जान की सुरक्षा के लिए हवालात में रहना पसंद करते हैं। पुलिस पर प्रभाव डालकर विपक्ष के कर्मियों को जमानत न मिलने की व्यवस्था करके चुनाव में जीत हासिल करना स्वतंत्रोत्तर भारत की एक सामान्य घटना है, जिसमें सर्वदमन चुनाव जीत सके थे। चुनाव लड़ने का नैवेद्य वाला तरीका इससे अलग था। पुरुष ब्रह्म के मुंह पे ब्राह्मण उम्मीदवार ने विशेष जाति के आधार पर चमार उम्मीदवार से अधिक वोट बटोरने का प्रयास किया। मतलब दो उम्मीदवार खड़े हैं, एक उच्च जाति का है, एक निम्न जाति का है। तो जो ब्राह्मण जाति का परिवार है जो मैं शेर समझता से वोट बटोरने का प्रयास किया। यह तरीका असफल हो कि सहायकों ने ठाकुर किशन सिंह को चमार को वोट ना देने को उकसाया था। चमार को गालियां दी पर उन पर मार पड़ी। तो तीसरा तरीका यह हुआ कि एक ढोंगी बाबा जी के माध्यम से जातिवाद का उन्मूलन करके लोगों को गांजा, भांग, शराब को प्रसाद के रूप में वितरण करके सम्मोहित कर दिया। अब कोई बाबा आता है, अगर वो गांजा, भांग, शराब इन सब चीज़ों को प्रसाद के रूप में देता है तो लोग ज़्यादातर उसके बाद उसके ऊपर ही उससे सम्मोहित होते हैं, उसके पास जाते हैं। वस्तु स्थिति से ज्ञात होने से पहले ब्राह्मण उम्मीदवार ने भविष्यवाणी कर दी कि भगवान ने ब्राह्मण उम्मीदवार को प्रधान चुन लिया है। अब जब सब उसके धोखे में आ गए, उसकी बातों में आ गए, तो उसने ये घोषणा कर दी कि भगवान ने ब्राह्मण उम्मीदवार को पहले से ही प्रधान चुन लिया है, तो अब इसमें चुनाव की जरूरत ही नहीं है। लोगों को नशा उतरने से पहले महिपालपुर वाला चुनाव तरीका इससे बड़ा विलक्षण था। चुनाव अधिकारी सवा घंटे पहले, अर्थात जब दूसरे भी घड़ी में 11 बजे थे, अपनी घड़ी में 12 बजने का समय दिखाकर उस समय तक आने वाले वोटरों से चुनाव पूरा करके नतीजे का ऐलान कर देता। मतलब बाकी वोटरों को आने ही नहीं देता, जब एक घंटा पहले ही चुनाव के नतीजे घोषित कर देता है। इस तरीके से दूसरी जगहों पर भी समय को अपनी पसंद से आगे पीछे करके चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई। वैद्य जी शनिचर के लिए महिपुर वाली पद्धति अपनाकर चुनाव जीत गए। भारत में चुनाव इन पद्धतियों के सहारे चलता है। कुछ अफसर सत्तारूढ़ नेताओं की खुशामद करते हैं, मतलब जो उस समय पॉलिटिक्स में हैं उन्हीं की खुशामद करते हैं, उनके तलवे चाटते हैं। विरोधी नेताओं की बात को न केवल अनसुना कर देते हैं बल्कि निरादर पूर्वक व्यवहार भी करते हैं। मास्टर खन्ना के विचार ऐसे हैं, उन्हीं नेताओं से वे शक्ति दिखाते हैं जो विरोधी गुट के हैं। जो विपक्ष में होते हैं उन नेताओं से वो शक्ति दिखाते हैं, जो अपने पक्ष में है उनको उनकी चापलूसी करते हैं। ये बड़े घुटे हुए अफसर हैं, आधे नेता हैं आधे अफसर। अपने मतलब के 2-4 नेताओं को पटा लिया है, रात को जाकर उनके सामने दुम हिलाते हैं, दिन को उन्हीं के बूते पर दूसरों को शक्ति दिखाते हैं। तो ये था रामनगर वाले चुनावों का तरीका था। चुनाव में किस प्रकार के चुनाव जीतते हैं, वो पंचायती चुनाव किस तरह से जीते जाते हैं। फिर आता राग दरबारी के व्यंग। इसमें किस किस चीज़ पर व्यंग किया गया है। हिंदी व्यंग उपन्यास के रूप में राग दरबारी का प्रकाशन 1968 में हुआ। डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी के शब्दों में, हिंदी के व्यंग उपन्यासों की सुदीर्घ यात्रा में राग दरबारी को मील का पत्थर बनने का अवसर इस कारण मिला है कि व्यंग चेतना से संतुष्ट संप्रेषण भंगिमा का ऐसा स्पष्ट विधान हिंदी उपन्यासों के इतिहास में अन्यत्र दुर्लभ है। मतलब जैसा इसके अंदर व्यंग किया गया है वैसा व्यंग किसी और रचना के अंदर मिलता नहीं है। स्वतंत्रोत्तर भारत के शहर में पनपे राजनीतिक छल छंद, मानवीय मूल्यहीनता और तज्जनित जीवन प्रणाली से शहरों में आकर ग्रामीण परिवेश को भ्रष्ट और विसंगतियों से भर दिया गया है। लेखक श्रीलाल शुक्ल का सारा कचरा लाकर शिवपालगंज में उड़ेल दिया है। मतलब जो भी है ये सारा शहरों का कचरा शिवपालगंज में जमा हो गया है। उपन्यास की भूमिका में वे लिखते हैं, राग दरबारी का संबंध एक बड़े नगर के कुछ दूर बसे हुए गाँव की जिंदगी से है। मतलब एक बहुत बड़ा नगर है, उससे थोड़ी दूर पर एक गाँव है, वहाँ की जिंदगी इसमें दिखाई गई है, जो पिछले 20 वर्षों के प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों को के आघातों के सामने घिसट रही है।
वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं है। यह उसी ज़िंदगी का दस्तावेज़ है। शिवपालगंज में अच्छाइयों को छोड़कर सब कुछ है, वहाँ पर अच्छाइयाँ नहीं है, बाकी सब कुछ है। इसलिए लेखक लिखते हैं सारे मुल्क में शिवपालगंज ही फैला है, मतलब पूरे देश के अंदर शिवपालगंज जैसी बहुत सारी जगहें हैं। लेखक अपने व्यंग्यास्त्रों द्वारा शिवपालगंज में फैली विसंगतियों के पहाड़ को चकनाचूर करने को कटिबद्ध हैं। यहाँ खेत खलिहान, गाय बैल, किसान त्योहार नहीं है। जो है वह है सत्ता लोलुप, भाषणबाजी, मतदान में धांधली, हिंसा, दादाबाद, कोडिला छाप इंसान, छल, गलत परिसंख्यान, रिश्वतखोरी, चरमरा गई पुलिस व्यवस्था, यौन विकृति, छुआछूत, कालाबाजारी, भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था, गुटबंदी, भ्रष्टाचार, संबंधों में मूल्यहीनता, राजनीतिक छल छंद को साकार करने वाले पात्र हैं वैद्य जी। तो यही है शिवपालगंज में सब कुछ। वे स्वार्थी, छली और अवसरवादी नेता हैं। आज़ादी के पहले वे अंग्रेजों के भक्त थे, आज़ादी के बाद भी अधिकारियों के प्रिय रहे। वे कथनी में गांधी की तरह कोई पद लेना नहीं चाहते थे। कहने को तो कोई पद नहीं चाहिए, पर करनी में सत्ता लोलुप है, लेकिन मतलब कंट्रोल पूरा चाहिए, पद कोई नहीं चाहिए। वे छंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर और कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अपने अनुयायी सनीचर को ग्राम पंचायत का प्रधान बनवा देते हैं। नेता लोग भाषणबाजी के बल पर अपने को सुरक्षित रखते हैं। उनको संतोष मिलता है कि उनके व्याख्यानों के कारण किसान प्रगतिशील हो रहे हैं, मतलब उनके भाषण जो दे रहे हैं उसी से प्रगति हो रही है, बस भाषणों में प्रगति है, रियल में कोई प्रगति नहीं है। लेखक ने व्यंग किया है कि एक नेता 48 घंटे बिना भाषण दिए रह जाने की बात याद आई तो उन्होंने सोचा, हाय मैं कितना कंजूस हूँ, धिक्कार है मुझे। मतलब 48 घंटे भाषण दिया तो अपने आप को कंजूस समझ रहा है, अपने आप को धिक्कार रहा है, जो इस देश में पैदा होकर भी इतनी देर तक मुंह बंद करे रखा। रूपन रंगनाथ को भी समझाता है, देखो दादा यह तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा कमीनापन चलता है, दुश्मन जैसे भी हो चित करना चाहिए। लेखक ने गांव के वोटर दाताओं पर व्यंग किया है। एक वोट दाता सनीचर से कहता है, वोट साला कौन 56 टके की चीज़ है, कोई भी ले जाए। सनीचर भी वोट मांगते हुए कहता है, देखो भाइयों मैं किसी से भी तिगड़मी कम नहीं हूँ, और भला आदमी समझकर मुझे वोट देने से कहीं इनकार ना कर बैठना। वोट लेने के 3 तरीके हैं, पालक बालक और गुंडे के तमंचे और डंडों के बल पर। मतलब वो वोट लेने जानता है, कहता तुम ये गलती मत करना, मुझे वोट ना देने की गलती कभी मत करना। राजनीतिकों को धर्म से जोड़कर और चुनाव अधिकारी को प्रभावित करके इसकी गलती की आड़ में सनीचर केवल एक सस्ती घड़ी चुनाव अधिकारी को देकर बाजी मार लेता है। चुनाव अधिकारी को सस्ती सी घड़ी देता है और बाजी मार लेता है। गांव की न्याय पंचायत की दुर्गति पर लेखक ने व्यंग किया है। पंचायत मंत्री गबन के मामले में फंसे हुए हैं और अन्य पंच निरक्षर हैं। लोग इनके इंसाफ को कोडिल्ला छाप इंसाफ कहते हैं। जोगनाथ गयादीन का मुकदमा, छोटे पहलवान की गवाही, वकीलों की बहस, न्यायाधीश का फैसला, ये सब हमारी न्याय व्यवस्था पर व्यंग किया गया कि हमारी न्याय व्यवस्था है कैसी। इसके बाद है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था कैसी है? स्वतंत्रोत्तर भारत में ग्रामीण शिक्षा संस्थाएं भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए हैं। शिक्षा संस्थाएं व्यावसायिक उद्देश्य से सरकारी अनुदान हड़पने और अध्यापकों का आर्थिक रूप से शोषण करने के उद्देश्य से खोले गए हैं। मतलब स्कूल खोल दिए ताकि लोगों के अनुदान, मतलब उनकी डोनेशन उन्हें मिलती रहे, डोनेशन लेते हैं और जो शिक्षक रखे हुए हैं उनका भी वो शोषण कर रहे हैं। शिक्षा संस्थाओं में ज्ञान प्रदान और बौद्धिक चेतना के विकास की जगह राजनीतिक दांवपेच और घपले ज़्यादा होने लगे थे। स्थानीय नेताओं के लिए राजनीति का प्रवेश द्वारा मानी गई। मतलब वो शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि सिर्फ राजनीति के बारे में ही बताया जाता था, कैसे तुम चुनाव जीत सकते हो। श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी में इस पर व्यंग किया है। ये कॉलेज प्राय किसी स्थानीय जननायक की प्रेरणा से शिक्षा प्रचार के लिए और वास्तव में उसके लिए विधानसभा या लोकसभा के चुनावों की जमीन तैयार करने के उद्देश्य से खोले जाते हैं। मतलब स्कूल और कॉलेज खोले ही इसलिए जाते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए सदस्य तैयार कर सकें, और उनका मुख्य कार्य कुछ मास्टरों और सरकारी अनुदानों का शोषण करना था। राष्ट्रीय विकास की आत्मा एक समृद्ध शिक्षा व्यवस्था में निवास करती है। राष्ट्रीय विकास तभी हो सकता है जब एक शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। शिवपालगंज में छंगामती विद्यालय इंटर कॉलेज खोला गया था ताकि देश की भावी पीढ़ी यानी कि फ्यूचर की जनरेशन जो है, युवा वर्ग में बौद्धिक विकास हो, विवेक का जागरण हो और स्वस्थ नागरिकता का विकास हो। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कॉलेज के पास आवश्यक आधारभूत ढांचा नहीं था, मतलब वहाँ पर बिल्डिंग नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से प्राप्त 2 बड़े और छोटे कमरे में डाक बंगले को उसके 3 और ऊंची दीवारों पर छप्पर डालकर बनाई गई अस्पताल जैसी इमारत को कॉलेज भवन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लेखक ने स्पष्ट किया, सिर्फ इमारत के आधार पर कह सकते थे कि हम शांति निकेतन से भी आगे हैं। इमारत ऐसी बनाई गई थी, ठीक है। हम असली भारतीय हैं, हम नहीं जानते कि बिजली क्या है।
नल का पानी क्या है, पक्का फर्श किसको कहते हैं। हमें विलायती तालीम तक देसी परंपरा में पाई है, मतलब विदेशी तालीम भी हमें देसी परंपरा में दी गई है। और इसलिए हमें देखो, हम आज भी उतने ही प्राकृत हैं। देश में कुछ लोग नाम कमाने के चक्कर में किसी संस्था नाम के आगे अपना नाम चालाकी से जोड़ लेते हैं ताकि लोग उन्हें राष्ट्र प्रेमी महानुभाव समझें। जिला बोर्ड के चेयरमैन चंगामल ने फर्जी कागजात बनवाकर डाक बंगले को कॉलेज की प्रबंध समिति को दिलवाकर अपना नाम कॉलेज से जोड़ दिया था। ठीक है, जो चंगामल है उसने अपना नाम ही कॉलेज से जोड़ दिया। मास्टर मोतीराम छात्रों को अपेक्षित घनत्व आटा चक्की के उदाहरण द्वारा समझाते हैं। वे ना तो ठीक से पढ़ा पाते हैं, ना छात्रों में अध्ययन में रुचि है। जब कक्षा चलते समय उनकी आटा चक्की चलने लगी तो उनको लगा कि मशीन ठीक हो गई है। वे छात्रों को किताब में पढ़ने का सुझाव देकर कक्षा छोड़कर अपनी आटा चक्की में भाग जाते हैं। मतलब मास्टर ऐसे हैं जो चक्की चला रहे हैं, जब चक्की ठीक हो गई तो पढ़ाना छोड़कर चक्की में भागे गए। अपने कर्तव्य के प्रति आंखें मूंद कर व्यापारी दृष्टि अपनाने वाले ऐसे अध्यापक भारत की शिक्षा संस्थाओं से भरे पड़े हैं। उनके प्रति व्यंग है। ऐसे अध्यापकों की मनोवृत्ति छात्रों में ज्ञान अर्जन की रुचि समाप्त कर देती है। जब टीचर ही ऐसा होगा जो उस पर ध्यान नहीं दे सकता तो स्टूडेंट क्या करेगा। तो उनके अंदर ज्ञान अर्जित करने की जो रुचि है वो खत्म हो जाती है। अपेक्षित घनत्व का अध्याय जरूरी कहकर वह केवल परीक्षा उपयोगी काम चलाते हैं। छात्र भी अधिक जानना नहीं चाहता, मतलब जो सिलेबस में है, जो एग्जाम में आना सिर्फ उतना पढ़ाना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाना। ताज्जुब है कि अपनी आटा चक्की का विज्ञापन करने वाले ऐसे अध्यापक प्रिंसिपल और कॉलेज के मैनेजर वैद्य जी के सबसे अधिक प्रिय और विश्वस्त हैं। फिर इसके अंदर है गबन और घूसखोरी। राग दरबारी उपन्यास में लेखक श्रीलाल शुक्ल समकालीन जीवन का दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, उस समय किस प्रकार का जीवन हुआ करता था। इसे प्रस्तुत करने के लिए कथानक, पात्र, परिवेश, ग्रामीण संस्थाएं सभी दस्तावेज के साधन के रूप में आए हैं। इसके माध्यम से समाज का कटु अनुभव घूसखोरी उभर कर सामने आई है कि समाज में घूसखोरी सबसे ज्यादा है। इस प्रवृत्ति के कारण समाज में अन्याय फैलता है। सत्य मार्ग पर कदम रखने वाला निरर्थक पिसते जाता है, मतलब जो सही मार्ग पर कदम रखता है तो वो पिसता रहता है, उसका शोषण होता है, शोषण बढ़ जाता है। वैद्य जी केंद्रीय पात्र हैं जिसके इशारे पर शिवपालगंज में लोग कुछ करते हैं, कुछ संस्थाएं चलती हैं और कुछ घटनाएं घटती हैं। गबन करने में सिद्ध हस्त वैद्य जी प्रिंसिपल की सहायता से छंगामल इंटर कॉलेज के पैसे हड़प जाते हैं। कोऑपरेटिव यूनियन के सुपरवाइजर रामस्वरूप वैद्य जी की मिली भगत में 2 ट्रक गेहूं बेचकर गबन करता है। वैद्य जी शनिचर को गांव सभा का प्रधान बनाने के लिए महिपालपुर वाली पद्धति यानी चुनाव अधिकारी को रिश्वत देने की पद्धति अपनाकर उसे जिता देते हैं। शनिचर अपनी दुकान में गैर कानूनी चीजें बेचता है। वैद्य जी को इससे भी मुनाफा मिलता है। रिश्वत लेकर अपराधी को छोड़ देना, उसके कहने पर निरपराध को पकड़कर दंडित करना पुलिस के लिए एक मामूली घटना है। थानेदार बख्तावर सिंह को पीटने वाला 2 बदमाश दूसरे दिन क्षमा याचना करके उन्हें रिश्वत के रूप में इतनी रकम दे देते हैं कि उनका बख्तावर सिंह का बुढ़ापा आराम से कट जाता है। उनके कहने पर बख्तावर सिंह अपने विरोधियों को पकड़कर मुकदमा चलाते हैं और उन्हें दंडित करते हैं। ये है यहाँ पर गबन और घूसखोरी। इसके बाद आती है सामाजिक स्थिति। वहाँ पर सोशल कंडीशन कैसी थी। शिवपालगंज के नौजवान जुआ खेलते हैं, भांग पीते हैं, गांव में मानवीय मूल्यों का हनन हो रहा है, बाप बेटे में अनबन हो जाती है, मारपीट हो जाती है, गांव में गुटबंदी चलने से अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हो गया है, एक दूसरे को गालियां देना, धमकी देना तो आम बात है। चारित्रिक पवित्रता के प्रति कोई जागरूक नहीं है, चरित्र किसी का भी अच्छा नहीं है, रिश्वत लेने में कोई लज्जा नहीं रखता, वरन उसे अपना अधिकार क्षेत्र मान लेता है। रिश्वत लेना तो उसका अधिकार है। अपनी हैसियत से कम रिश्वत लेना अपमानजनक बोध होता है। समाज में नैतिकता खत्म हो गई है। उनके संबंध में गयादीन कहते हैं, नैतिकता समझ लो कि यह चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछाई जाती है, मतलब नैतिकता एक चौकी के समान है जो पीड़ा होता है, उसको एक साइड में रखा हुआ है। जब सोसाइटी की सभा वगैरह होती है उस पर चादर बिछा देते हैं, इसको कोई नहीं देखता, तब बड़ी बढ़िया दिखती है। इस पर चढ़कर लेक्चरर फटकार दिया जाता है, यह उसी के लिए है। देश में छुआछूत खत्म कर दी गई है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी उसकी भयानकता समाप्त नहीं हुई है। शिवपालगंज में चमरई एक मोहल्ले का नाम है जहाँ चमार रहते हैं, उन्हें अछूत माना जाता है। चमार लाठी अच्छी चलाते हैं। उनकी सहायता पाने के लिए किसी जमाने में जमींदारों ने मोहल्ला बसाया था। एक जमाना था कि किसी बामन ठाकुर के निकलने पर लोग हाथ जोड़कर पाए लागी महाराज कहते थे। महाराज आशीर्वाद लुटाते हुए चले जाते थे। लेखक फिर बदली स्थिति के बारे में बताते हैं, पर इतना तो हो गया है कि किसी बामन के निकलने पर पहले जैसा गॉड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। इस दीनता के भाव से बचने के लिए वैद्य जी ने उधर से जाना ही बंद कर दिया कि कोई राम राम ही नहीं करता। उसी रास्ते से होकर रुप्पन बाबू निकलते हैं तो कुछ लोग उन्हें पाए लागी महाराज कहकर स्वागत करते हैं। रुप्पन बाबू कहते हैं, अब पाँव वाँव नहीं लगा जाता, सीधी स्टिक डालने का वक्त आ गया है। फिर चुरई ने कहा, पाँव लागी रुप्पन बाबू। चुरई अपने बेटे से कहता है, जा रहे रुप्पन भैया के पाँव छू ले। फिर वह कहता है, आज इधर कैसे भूल पड़े रुप्पन बाबू,
पंचायत का चुनाव तो हो गया, अब कौन सा चुनाव होना है भैया। इसके पीछे व्यंग है कि केवल चुनाव के समय पक्ष में लेने के लिए उच्च जाति के लोग अछूत कहे जाने वाले लोगों के मोहल्ले में जाने का कष्ट उठाते हैं। स्वतंत्र भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों के प्रति कोई सम्मान नहीं रह गया है। शिवपालगंज में उन्मुक्त यौन विकृति पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही है, इसीलिए अपने पिता के प्रति मर्यादा भाव खत्म हो गया है। बड़ा बेटा बद्री पहलवान पिता वैद्य जी का विरोध करता है, मुंह पर खरी खोटी सुनाता है। छोटा बेटा रूपन रंगनाथ से कहता है, पिताजी क्या खाकर नाराज होंगे, उनसे कहो मुझसे सीधी बात तो कर लें। वह चाहता है कि उनकी शादी जल्दी हो जाए। कुशहर प्रसाद अपने पिता गंगा प्रसाद की पिटाई करता था। लठैत अब उसका बेटा छोटे पहलवान उसकी पिटाई करता है। लठैत दूरबीन सिंह अपने नशेबाज भतीजे के तमाचे से कुएं की जगत पे गिर पड़ते हैं। शिवपालगंज गांव में डाकुओं का अड्डा बन गया है। यह छोटे पहलवान जोगनाथ, रामाधीन, शत्रुघ्न सिंह, रिपुदमन सिंह, बलराम सिंह आदि डाकुओं की लीला भूमि बन गई है। गांव में गयादीन के यहाँ चोरी हो जाती है। छोटे पहलवान बद्री पहलवान को यह सूचना देकर रिपोर्ट लिखवाने की बात करता है। सनीचर निकम्मा है, भांग घोटने के काम में उस्ताद है। वह वैद्य जी का पालतू कुत्ता है। वैद्य जी उसे गांव प्रधान बनाकर अपने हाथ की कठपुतली बना देते हैं। सनीचर परचून की दुकान खोलकर उसमें प्राथमिक सेवा स्वास्थ्य केंद्र की दवाइयाँ और प्राइमरी स्कूल के लिए आए दूध पाउडर को बेरोक टोक बेचता है।